Hello, a very good evening to all. Welcome to my channel Inspire Farmer. First of all, I want to thanks you all for providing your consistent support. आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू डिसऑर्डर के बारे में, एक न्यू डिसीज के बारे में। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टॉन्सिलाइटिस। आई थिंक आप सभी ने ये सुना होगा। टॉन्सिलाइटिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विच मेजरली अकर इन द टॉन्सिल्स ऑफ द पेशेंट एंड दिस इज अ डिजीज जो मेजरली चिल्ड्रन को इफेक्ट करती है। आज हम बात करेंगे इस डिजीज में होता क्या है, इसके कॉजेज क्या क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसको कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज दैट वी कैन यूज टू ट्रीट द टॉन्सिलाइटिस काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं टॉन्सिल क्या होते हैं। दिस आर द टू ओवल शेप टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट बिहाइंड द थ्रोट ऑफ अ पेशेंट। जो थ्रोट के पीछे हमारे दो ओवल शेप टिश्यू रहते हैं जिनको बोलते हैं टॉन्सिल्स। ओके, अब जहां पर भी आइटिस लग जाता है इसका मतलब इन्फ्लामेशन इन द tonsil. So this is the definition of a tonsillitis. Inflammation, when the inflammation occur in the tonsils, the tissue which are present behind the throat, उसको हम tonsillitis बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कौन इस डिसऑर्डर के प्रति ज्यादा सस्पेक्टेबल रहते हैं, मीन्स हु आर एट द रिस्क फैक्टर्स। Children who are at the age between the 5 to 15 that are at the higher risk of getting suffering from the tonsillitis. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है because whatever the children they are very susceptible to the bacterial and the viral infections, क्योंकि वो काफ़ी ऐसे कुछ बाहर घूमते रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उस समय वो बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरसेस के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्ड्रन उस एज में बहुत सस्पेक्टेबल होते हैं टॉन्सिलाइटिस की सफ़र करने के लिए। ठीक है, जो टॉन्सिलाइटिस के जो अगर हम कॉजेज फैक्टर्स की बात करें, द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस बोथ कैन बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टॉन्सिलाइटिस। अगर कोई चिल्ड्रन या कोई भी पेशेंट अगर बैक्टीरिया की तरफ एक्सपोज हो रहा है और इफ इट इज गेटिंग एक्सपोज टू द नंबर ऑफ द वायरसेस देन ही कैन बी एट द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम द टॉन्सिलाइटिस। अगर मैं बात करूं कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, adenovirus, this is a virus. So this is the examples of the bacteria and the viruses which can be responsible for causing the tonsillitis in the number of patients. Okay, अब बात करते हैं, ये कॉज के बारे में बात होगी कि ये बैक्टीरिया है और वायरसेस है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये टॉन्सिलाइटिस पेशेंट को हो जाता है। जब भी कोई भी ह्यूमन बॉडी और जब भी कोई भी चिल्ड्रन बैक्टीरिया और वायरसेस की तरफ एक्सपोज होता है तो जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, जो टिश्यूज मैंने बताया, वो टॉन्सिल्स उस बैक्टीरिया और वायरसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, मींस दे इन्वेड दोस बैक्टीरिया वायरसेस, दे इन्वेड इनसाइड द टॉन्सिल टिश्यू। अब आपको पता है कि हमारी इम्यूनिटी का एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। उस इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या होता है, कुछ भी फॉरेन बैक्टीरिया को किल करना। और क्या होता है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर होता है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये कुछ फॉरेन ऑर्गेनिज्म आए हैं, तो हमारे टॉन्सिल में अब वायरस और बैक्टीरिया आ चुके हैं। अब क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यून सेल्स वहाँ पे एकमुलेट हो जाएंगे, वो उन वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे, बट वहाँ पे जब वो एकमुलेट होंगे तो दैट रिजल्ट्स इन द इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल टिश्यू। क्लियर? सो दिस इज द मैकेनिज्म, किस तरह इन्फ्लामेशन और किस तरह स्वेलिंग हो जाती है ऑफ टॉन्सिल्स टिश्यू की। ठीक है, ये इसका होगा पीछे का कहानी, पीछे का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कि अगर किसी चिल्ड्रन को टॉन्सिलाइटिस हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या साइंस हो सकते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम मेजरली होता है, आपकी जो टॉन्सिल्स होंगे वो रेड कलर हो जाएगी, वहाँ पे बहुत स्वेलिंग हो जाएगी। सो रेड और swollen tonsils, that is one of the first symptom which occur in the tonsillitis patient. Another symptom which can be occur is difficulty in the swallowing. आपको कुछ भी खाना खाने में, आपको कुछ भी fluid intake करने में काफी प्रॉब्लम होगी। So second symptom which can occur in the patient is a difficulty in the swallowing. Okay, उसके अलावा the other symptoms can also be, you can also have the fever. आपको फीवर भी हो सकता है। उसके बाद वॉइस प्रॉब्लम, यू कैन आल्सो हैव द वॉइस प्रॉब्लम, आपको बोलने में तकलीफ हो सकती है। सो दिस इज द वन ऑफ काइंड ऑफ द सिम्टम व्हिच कैन अकर इन द सम पेशेंट। अदर देन दिस थिंग, फीवर और इन सभी के सिम्टम्स के अलावा आपको स्टमक एक भी हो सकती है। सो दिस आर द certain symptoms which occur in the patient. Other than these things,
आपकी जो लिम्फ नोड्स रहती हैं यहाँ पे उनमें भी स्वेलिंग हो सकती है. सो enlarged lymph nodes is one of the another characteristic symptom which can occur in the patient suffering from the tonsillitis. So ये हो गए इसके symptom. मेजरली सिम्टम क्या होगा, रेड, आपकी जो टॉन्सिल्स टिश्यू होंगे वो रेड हो जाएंगे, आपको ब्रीदिंग और सॉरी स्वेलोइंग करने में, कुछ भी खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, आपको वॉइस में आपको प्रॉब्लम आएगी. सो दिस इज द मेजर सिम्टम्स जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस में होते ही हैं. ठीक है. उसके बाद coming to the next after coming to the causes, symptoms, let's come to the diagnostic criteria. क्या क्या डायग्नोस्टिक मेथड्स आप यूज कर सकते हैं for the diagnosis of the tonsillitis in the patient. You can go for the complete blood cell count. आप पेशेंट का ब्लड सेल काउंट कर सकते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन, कई बार डॉक्टर्स आपके यहाँ पे हाथ लगा के उनको पता चल जाता है कि यस कि पेशेंट और चिल्ड्रन की टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो चुकी है. सो फिजिकल एग्जामिनेशन कैन बी द वन ऑफ द क्राइटेरिया. एक क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बताया, यू कैन गो फॉर द सर्टेन ब्लड सेल काउंट टेस्ट. अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सेल का लेवल बढ़ा हुआ, so it means yes there are the chances that you are suffering from the tonsillitis. Other than these things, another criteria which doctors can adopt is a bacterial culturing. आपके जो थ्रोट है वहाँ से स्वैब लिया जाता है, जैसे कि कोविड-19 में भी ऐसा हो रहा है. तो वो स्वैब लेने के बाद उसकी कल्चरिंग की जा सकती है. वो क्यों कर सकते हैं, उससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सा एक्चुअल में बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है. सो फॉर एग्जैक्ट identification of the causative bacteria or causative microorganism behind the tonsillitis, we can go for the bacterial culturing. Okay, so ये this is the certain diagnostic methods. अब आते हैं what can be the treatment strategies. That's our main thing of discussion. क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं. ठीक है. हमेशा याद रखना कि जब भी हम एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए जाते हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमें एक्चुअली में ये देखना होता है कि पेशेंट में सिम्टम्स क्या है. So based upon the symptoms हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है. So firstly whenever you are suffering from the tonsillitis, तो sore throat तो आपको होगी, आपके गले में काफ़ी पेन होगी. तो इसीलिए हम नंबर ऑफ माउथ वॉशेस और पेशेंट्स को गार्गल्स दे सकते हैं, जिसको उसे 2 to 3 टाइम्स डेली करना रहता है ताकि उसकी सोर थ्रोट कम हो जाए, गले में और थ्रोट में पेन कम हो. ठीक है, ये दे सकते हैं. ठीक है, माउथ वॉशेस दे सकते हैं. क्योंकि माउथ वॉशेस क्यों देंगे, क्योंकि समटाइम्स टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट की जो माउथ की स्मेल होती है, बैड स्मेल भी हो सकती है. तो दैट्स वी कैन आल्सो गो फॉर दैट. Other than these things, we can go for the analgesics. What are analgesics? These are the painkillers like paracetamol, ibuprofen. These all are the analgesics. Other than these things, we can also go for the antipyretic. What are the antipyretics? These are the medicines which are used to reduce the fever in the patient. So वो हम कब देंगे? Only तब देंगे अगर patient की body का temperature बढ़ा हुआ होगा. So yes, we can also prescribe the antipyretic drugs to the patient. Okay. Other than the antipyretics, we can also go for the some other kind of a medications. Other medications हम कौन सी दे सकते हैं? हम patients को excessive फ्लूइड इनटेक करने के लिए भी बोल सकते हैं. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप सॉलिड क्योंकि आपको स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए आपको लिक्विड डाइट ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है. अब क्योंकि जो हमारा अब तो ये होगा कि उसके सिम्टम के बेसिस पे हमने ये मेडिसिन दे सकते हैं. अगर सोर थ्रोट है तो उसको माउथ वॉश दे सकते हैं, गार्गल दे सकते हैं. अगर पेन हो रही है तो उसको एनाल्जेसिक दे सकते हैं. फीवर आया हुआ है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं. अब क्योंकि इसके पीछे का तो रीजन ही बैक्टीरिया है तो हमें एंटीबायोटिक्स तो देने ही पड़ेंगे. एंड द मोस्ट प्रेफरेबल एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस, दैट इज अ पेनिसिलिन जी. बट कई पेशेंट, अगर कुछ पेशेंट्स पेनिसिलिन जी के प्रति सेंसिटिव है तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर द एरिथ्रोमाइसिन एंड सिफ्रॉक्सिन एज द वन ऑफ द एंटीबायोटिक चॉइस फॉर द पेशेंट. ओके, so these are the treatment strategies for the tonsillitis. Last and not least is complications. अगर आपने टॉन्सिल्स को प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो यस यू कैन हैव द सर्टन कॉम्प्लिकेशंस. हर डिजीज को अगर हम टाइम पे मैनेज ना करें तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर आती हैं. लेट्स डिस्कस व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अकर इन दिस काइंड ऑफ अ पेशेंट. सो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अकर इन द पेशेंट इज दैट उसकी डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. द सेकंड थिंग इज obstructive sleep apnea. What is the meaning of this obstructive sleep apnea? मतलब जब आप सोए हुए होंगे तो अचानक से आपकी सांस सूख जाएगी.
So that can be the problem which can occur in the patient. So these are the two. And other than these things, जो tonsils हैं वो आपके nearby tissues में भी spread हो सकते हैं. So that can be the another problem. So yes, I think आप सभी को मेरी इस वीडियो से टॉन्सिलाइटिस के बारे में समझ आया होगा. क्या होता है, उसका कॉजेज क्या क्या है, उसका सिम्टम्स क्या क्या है, डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे उसे ट्रीट कर सकते हैं, एंड यस व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस. If you have any question, even after listening this video, you can ask me in the comment section. I will try to reply your each query and each question. Thanks for supporting me again, and please listen and watch this video and keep share so that I get encouraged to make such more videos. Thank you so much.